तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। तो बच्चों ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है इसमें है ना, चैप्टर का नेम मैं बोल रहा हूं आपको मैग्नेटिज्म। तो बच्चों सबसे पहले मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, राइट? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों आयरन, निकेल और कोबाल्ट। इसके अलावा एक और होता है गैडोलीनियम। अब यदि इनको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, तो इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि इनसे अपन मैग्नेट बना सकते हैं। तो फिर मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि यदि आप इनसे मैग्नेट बना सकते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल कंडीशन में जैसे आयरन रॉड है, पेपर पिन है, तो आप इस पेपर पिन को ही आप देख लें या किसी आयरन रॉड को देख लें तो वो नॉर्मल कंडीशन में एक सिंपल रॉड के समान बिहेव करती है। लेकिन इसी रॉड को यदि अपन किसी मैग्नेट से कंटिन्यूस फ्रिक्शन कर दें तो देखा गया कि रॉड जो है खुद बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। तो क्वेश्चन उठता है कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि पहले ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो एज ए नॉर्मल सब्सटेंस बिहेव करता है, लेकिन जब आप मैग्नेट से कंटिन्यूस इसको रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ये खुद मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका आंसर ये है कि जो जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। और ऐसे जो एटम्स होते हैं उनकी पेयरिंग हो जाती है। डेफिनेटली न्यूक्लियस में तो क्या होगा, प्रोटॉन्स होते हैं एटम में और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो कुछ एटम्स ऐसे रहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। जिनमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो बिहेव करता है एज ए नॉर्थ पोल। जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, क्लॉकवाइज, वो बिहेव करता है एज ए साउथ पोल। और ऐसे दो एटम मिल जाते तो उनसे बन जाता मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल बनता है और उसकी वजह से यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल। तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने बताया है, क्योंकि मॉलिक्यूल आप समझ रहे हैं बहुत ही टाइनी रहेंगे, एटम तो फ्री स्टेट में रहेगा ही नहीं, फ्री स्टेट में क्या रहेगा, मॉलिक्यूल। तो अब ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो रॉड है सिंपल, उसके अंदर ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जिनमें नॉर्थ पोल है और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ये मैंने ऐसा डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि एक्चुअल में जो हमेशा अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा नॉर्थ के क्लोज क्या रहेगा, साउथ। ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इररेगुलर वे में अरेंज रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन बात करें थे नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। फिर इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में रहेंगे, रेगुलर वे में अरेंज नहीं रहते, रैंडमली अरेंज रहते हैं। और इसलिए नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेटिक सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस के समान बिहेव करते हैं, एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ का नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर ले रहा है। यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, नॉर्थ साउथ के ऊपर लगा रहा है, कैंसिल हो गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा, सब कैंसिल। लेकिन जब आप किसी मैग्नेट से इनको कंटिन्यूस फ्रिक्शन करते हैं तो ये जितने आपको दिख रहे हैं टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट, ये जो अभी तक इररेगुलर थे वो रेगुलर अलाइन हो जाते हैं, ऐसा ऐसा। नॉर्थ पोल से करेंगे तो यहां बनेगा साउथ, यहां बनेगा नॉर्थ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ
नॉर्थ, ऐसा बनेगा। अब ये नॉर्थ पोल साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ को अपनी तरफ और साउथ पोल नॉर्थ को अपनी तरफ, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, जीरो, केवल लास्ट में बचना है नॉर्थ पोल और यहां बच रहा है साउथ पोल। ऐसी एक रो दिख रही है, ऐसी लाखों रोज अलाइन हो जाती है, लाखों लाखों, और सबका यहां पर एंड पर रहता नॉर्थ 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 नॉर्थ, और सबका यहां पर रहेगा साउथ साउथ साउथ। और इस तरीके से सारे ये नॉर्थ पोल जो दिख रहे हैं टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के, जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट के नॉर्थ पोल्स हैं, इन सब का टोटल पावर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, हम उसको बोलने लगते हैं नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ 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 टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स की जो पार्टी थी, उनने जो सेपरेट सेपरेट थे, उनने एक पार्टी बना ली और एक जगह पर क्या किया, अपना टोटल पावर कंसंट्रेट कर दिया, उसको हम नेम देते हैं पोल, नॉर्थ पोल। ऐसे ही ये साउथ 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 टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स जो हैं, इनका टोटल पावर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। इस तरीके से मैग्नेट बनता है बच्चों, और हम बोलने लगते हैं कि हर मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। वास्तविकता ये कि इसके अंदर लाखों रो रहती हैं, एक एंड पर बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल होते हैं, दूसरे एंड पर बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के साउथ पोल होते हैं, और उनका टोटल पावर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, जिनको हम लोग पोल बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये जो मैंने डिस्कशन किया है आपसे, केवल इतने डिस्कशन से जो है आप मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जिसको अपन बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कभी भी आप बात करोगे तो जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा। उसका रीजन है, यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल है या मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आपको मालूम मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या है, बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं। तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इन सभी टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये नॉर्थ पोल ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच लेगा। और यदि आप नॉर्थ की जगह पर यदि मान लीजिए यहाँ पर किसको रखे होते हैं, साउथ पोल को, तो ये जो मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं, उनके नॉर्थ पोल जो होते हैं, टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल, उनको अपनी तरफ खींच लेता है, राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाती है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों अपन बता सकते हैं, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, है ना। ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, टू पोल्स, north and south, and always like poles repels to each other, and unlike poles are attracts to each other, ये attracts करेंगे। Third property, if the magnet is freely suspended, then it is always balanced along the north-south direction, and the north pole of a magnet pointing towards the geographical north and south pole of a magnet pointing towards geographical south। कभी भी मैग्नेट को यदि हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा बैलेंस होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को। जब मैं जनरली बच्चों से क्वेश्चन करता हूं तो बच्चे जनरली गलत आंसर दे देते हैं।
वो उनसे मैं पूछता हूँ कि बताओ यदि अर्थ है, अर्थ में ये डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और मैंने बोला यदि मान लीजिए आप अपने किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे, मान लीजिए मैग्नेट है, इसको आपने धागे से बांधा, थ्रेड से, और ऐसे लटका दिया, ये ऑटोमेटिक घूम जाएगा, धीरे धीरे घूमेगा। कभी आप देखिए मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल के अंदर क्या है, मैग्नेट ही है, वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन को ही बताती है, वो नॉर्थ साउथ होता है। तो यदि मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बताओ नॉर्थ पोल किस तरफ रहेगा, तो जनरली बच्चों का आंसर रहता है सर ये मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ साइड डायरेक्शन में रहेगा, और साउथ पोल जो रहेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा। ऐसा बच्चे जनरली आंसर देते हैं, ये गलत है। वो ये सोचते हैं कि हमेशा अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो आप डायरेक्शन बोल रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन को पोल मान लेते हो, और उस बेसिस पे ये बोलते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा, जबकि बच्चों ये पोल नहीं है, डायरेक्शन है ये। क्योंकि ऐसे यदि आप सोचोगे तो फिर तो वेस्ट भी एक पोल हो गया और ईस्ट भी एक पोल हो गया, तो ऐसा थोड़ी है, चार पोल थोड़ी होते हैं, केवल क्या होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो होता ये है कि जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मॉल्टन स्टेट में, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सब मॉल्टन स्टेट में, और उनके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मतलब अर्थ जो है वो खुद बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, और अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो है टुवर्ड्स नॉर्थ, इसको बोलते हैं जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल वेस्ट, जोग्राफिकल ईस्ट, जोग्राफिकल साउथ। और अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो है टुवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ, और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो है टुवर्ड्स जोग्राफिकल साउथ। ऐसे अर्थ के अंदर ये मैग्नेट है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत स्ट्रांग नहीं पर वीक है। तो जब हम अपने मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो हमारे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसको अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हमारे मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, हमारे मैग्नेट का साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताएगा। तो कभी भी मैग्नेट को या मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा बैलेंस होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताएगा। तो बच्चों ये है थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन द मैग्नेट or magnetic needle freely suspended, then it is always balanced along the north-south direction, and north pole of a magnet pointing towards geographical north and south pole of a magnet pointing towards geographical south. ये third property. Fourth property बच्चों, fourth property ये है कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं होता। यदि मान लीजिए यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और आप सोच लेंगे हम इसको कट कर दें तो ये नॉर्थ पोल सेपरेट हो जाएगा और साउथ पोल, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप ऐसे दो नहीं हजारों टुकड़े कर दीजिए मैग्नेट के, हर मैग्नेट में ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट रहेंगे ना, तो यहाँ पर यदि नॉर्थ रहेगा तो अपोजिट में क्या बन जाएगा, साउथ। तो आप मैग्नेट के कितने भी पीसेस कर दें, कितने भी पीसेस में कट कर दें, हर पीस में टू ही पोल रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो इफ द मैग्नेट, या आप बोल सकते हो फोर्थ प्रॉपर्टी, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, या इसी को बोल सकते इफ द मैग्नेट कट्स इनटू नंबर ऑफ पीसेस देन ईच मैग्नेट हैज or each piece has two poles, north and south pole. Fifth property बच्चों, अब से मैं पूछूं कि बताओ यदि मैग्नेट को हैमरिंग करेंगे या हीट सप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा। तो आपको मालूम है चाहे आप हैमरिंग करो चाहे हीट सप्लाई करो, एनर्जी सप्लाई कर रहे हो। एनर्जी सप्लाई की वजह से क्या होगा, अंदर जो टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं
उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मोशन में जाएंगे। इसका मतलब ये उनका ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वापस इस तरीके से आड़े तिरछे ये इर्रेगुलर वे में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने लगेगी, लूज होने लगेगी। तो बाय हैमरिंग और बाय सप्लाइंग हीट magnet loses its magnetism property and the temperature at which the magnet loses its complete magnetism property is called Curie temperature। ये मैडम क्यूरी साइंटिस्ट थी, उनके नेम पर रखा गया है क्यूरी टेम्परेचर। इनका बहुत बड़ा योगदान था रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उनके नेम पर रखा गया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उनमें से एक ये भी थी, यदि अपन मैग्नेट को यदि हीट सप्लाई करेंगे, गर्म करते जाओगे आप, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैग्नेट अपनी कंप्लीट मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जिस टेम्परेचर पर मैग्नेट अपनी कंप्लीट मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लूज करता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो बच्चों इस तरीके से ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मुझे आपको समझाना चाहिए वो होना चाहिए पोल। तो जैसा अपन नेम देख रहे हैं उससे आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेट के एंड्स पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मैग्नेट की मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, उसको बोलते हैं पोल। द पॉइंट्स एट द एंड्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट the points at the ends of a magnet where the total magnetic strength of a magnet possesses remains is called pole, right? तो यदि हम बात करें तो ये पोल जो होते हैं वो यहाँ होते हैं बच्चों, सही मायने में थोड़े से अंदर होते ही हैं, एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं। अभी आपको याद होगा, मैंने पिछला डिस्कशन कर रहा था, मैं डायग्राम बना के भी आपको समझा रहा था, तब भी आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने आपको बताया था थोड़े से अंदर होते हैं। तो बच्चों ये होता है एक्चुअली में पोल, और इसी से बनती है नेक्स्ट डेफिनेशन जिसको अपन बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ए पोल इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। It is denoted by small m and its SI unit ampere into meter। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैं पूछूं तो आप बता सकते हो, करंट के लिए I आप लेते हो या एम्पियर के लिए नोटेशन A यूज करते हो, मीटर के लिए L। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला A इंटू L। मतलब इसी को आप क्या लिखोगे, M0 L1 T0 A1 एम्पियर मीटर। अच्छा, ये जो पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब पोल स्ट्रेंथ से आपको एक और बात समझना चाहिए, पोल स्ट्रेंथ से आपको एक और बात समझना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं दो मैग्नेट बोल रहा हूं आपसे, दो मैग्नेट मैं बोल रहा हूं, एक मैग्नेट ऐसा है जिसमें 1 लाख नंबर ऑफ रोज है और दूसरा मैग्नेट ऐसा है जिसमें 2 लाख है नंबर ऑफ रोज। मतलब वो नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना, टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स वो अलाइन है। ऐसी इसमें 1 लाख रो और इसमें 2 लाख। मुझे बता सकते हो किसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? स्वाभाविक इसमें 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, ऐसे 2 लाख हो जाएंगे, उनकी वजह से यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ बनेगी और यहाँ पर केवल 1 लाख। इसलिए इसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो पोल स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है? नंबर ऑफ रोज की वजह से होती है। इसके बाद बच्चों मुझे आपको बताना चाहिए था ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है? ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो बच्चों एक्चुअल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये मैग्नेट में जैसे बार मैग्नेट होता है, आपने मैग्नेट देखा होगा,
तो बिल्कुल एंड से लेके एंड तक का ये जो लेंथ है इसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ मैग्नेट। फिर नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना है आपको इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ तो मैं आपको पहले भी समझा रहा हूं, यहां भी दिख रहा है। एक्चुअल में पोल कहाँ बनते हैं? अंदर बनते हैं, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ। तो ये जो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इसको बच्चों हम लोग 2L से डिनोट करते हैं, 2L से। और ये इफेक्टिव लेंथ हमेशा कितनी होती है? ये हमेशा होती है 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। मतलब इफेक्टिव लेंथ हमेशा कम होती है किससे? ज्योमेट्रिकल लेंथ से, क्योंकि पोल अंदर होते हैं। पर अपन अपनी थ्योरी जब अपन स्टडी करते हैं तो उसमें हमको इफेक्टिव लेंथ की ज़रूरत होती है। तो जनरली ये बहुत डिफरेंस बहुत मामूली रहता है, बहुत कम रहता है। तो हम जो ज्योमेट्रिकल लेंथ हो उसको ही क्या मान के चलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। पर जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तब उसमें फॉर्मूले में जो वैल्यू रखनी होती है तो पहले हम निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ, एक्चुअल लेंथ मेज़र करते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ मेज़र करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/6 से, तो इफेक्टिव लेंथ आ जाती है। इफेक्टिव लेंथ तो बच्चों 2L से डिनोट करते हैं, 2L से, L से नहीं, 2L। उसका रीज़न ये है कि आगे अपन जब डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे तो उसमें हाफ लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो 2L का हाफ हो जाता है L, और फिर इसका स्क्वायर वगैरह भी करना पड़ता है। तो 2L का हाफ हो गया L और L का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। यदि आप L लेते तो हाफ कितना जाता है? L/2, स्क्वायर करते तो L²/4। तो जो फॉर्मूले डेवलप होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो फॉर्मूले सिंपल फॉर्म में डेवलप हो इसलिए हम लोग जनरली इफेक्टिव लेंथ को 2L से लेते हैं। तो ये बच्चों मैंने आप लोग को बताया पोल, पोल स्ट्रिंग, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड इफेक्टिव लेंथ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मुझे बताना है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बच्चों ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ M1 और इसकी M2। आपको मैं समझा चुका हूँ पोल स्ट्रेंथ में डिफरेंस रहता है नंबर ऑफ रोज की वजह से। हो सकता है किसी में नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हो और किसी में कम, इसलिए पोल स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है। और ऐसे दो मैग्नेट्स को यदि हम एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दें तो इनके बीच में प्रैक्टिकली देखा गया फोर्स लगता है। अब जो भी फोर्स लगेगा उसको क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फोर्स। यदि नॉर्थ नॉर्थ को क्लोज रखोगे तो इनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। साउथ साउथ रखोगे तो भी रिपल्सिव फोर्स, लेकिन नॉर्थ साउथ रखोगे तो अट्रैक्टिव, क्योंकि हमेशा लाइक पोल्स के बीच में क्या होता है? रिपल्शन, और अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन। ऐसा प्रैक्टिकली कूलम ने देखा और उस बेसिस पर उसने लॉ दे दिया कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 and second it is inversely proportional to R square. This is Coulomb's inverse square law. What is Coulomb's inverse square law related to magnetism? According to this law, when two like or unlike poles, according to this law, if two like or unlike poles are placed near or close, then the force of repulsion or attraction between them is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. According to this law, the force of attraction or repulsion between two unlike or like poles is directly proportional to the product of their pole strengths and inversely proportional to
square of distance between them. Thus F is directly proportional to m1 m2, F is inversely proportional to r square. अच्छा बच्चों, इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो जाएगा F is directly proportional to m1 m2 by r square, या फिर F is equal to जाता म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 by r square. यहां पर ये जो म्यू है इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसलिए इसी को फोर्स को अपन लिखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिखते हैं. यहां पर ये जो हमने कॉन्स्टेंट्स लिए हैं इनके अपने अपने नेम हैं. ये जो म्यू नॉट हम बोल रहे हैं इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी बच्चों वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ये जो म्यू नॉट है इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. आप लोग ध्यान दीजिए, तो सेम अपन ने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है. वहां पर F इज इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन इसके इक्वल था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के, और एप्सिलॉन नॉट को आप क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. उसकी वैल्यू फिक्स थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. एग्जैक्टली उसी तरीके से ये भी है. अब यहां पर ये जो म्यू है बच्चों इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. कौन सा मीडियम, जिस मीडियम में इन पोल्स को रखा है अपन ने. यदि एयर में रखा तो एयर की परमेबिलिटी, वाटर के अंदर रखा तो वाटर की परमेबिलिटी, डिपेंड करेगा जिस मीडियम में रखी है. इसकी वैल्यू बच्चों डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है. और यहां पर म्यू आर इसको बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम. एक्चुअल में इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट. यहां पर ये जो म्यू है इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं. Mu naught, this is called permeability of free space. Mu, this is called absolute permeability of medium. Mu are relative permeability of medium. तो जब मैंने ये आपको समझाया है तो इससे आपको एक बात क्लियर हो गई है कि यदि हम फोर्स का ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फिर यदि हम म्यू नॉट की यदि वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 4 पाई इंटू म्यू आर इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. तो बच्चों यहां पर फिर क्या हुआ, ये 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो F का फॉर्मूला क्या बना, 10 टू द पावर -7 म्यू आर m1 m2 बाय आर स्क्वायर. तो इसलिए हम लोग यदि m1 m2 और r की वैल्यू सब एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू भी एसआई सिस्टम में न्यूटन आएगी. अब बच्चों ये जो म्यू आर है इसकी वैल्यू एयर के लिए, फॉर एयर, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है. इसका मतलब F इज इक्वल टू फिर केवल क्या बचेगा, 10 टू द पावर -7
m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यदि क्वेश्चन में आपको मीडियम ना दिया हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि मीडियम दिया है तो फिर आपको म्यू आर भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद बच्चों अपन को स्टडी करना चाहिए यूनिट नॉर्थ पोल की। वैसे बच्चों में तुम लोग को बता दूं कि यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिनरी है। नेक्स्ट, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल मतलब ऐसे मैग्नेट को इमेजिन किया जा रहा है जिसमें केवल एक रो हो, ताकि यहां पर केवल क्या रहे, नॉर्थ और यहां साउथ, तो इसको बोला गया यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब है एक ऐसा मैग्नेट इमेजिन किया जा रहा है जिसमें एक सिंगल रो हो। अब मॉलिक्यूल के सिंगल रो, मॉलिक्यूल तो बहुत फाइन है, तो सही मायने में प्रैक्टिकली यूनिट नॉर्थ पोल नहीं होता है, पर बनाते हैं। तुमने देखा होगा मैग्नेटिक नीडल को ऐसा कर देते हैं, पॉइंटेड कर देते हैं, राइट? तो ये ऐसा यहां पर ये मान के चलते कि चलो यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल आएगा, पर सही मायने में तब भी नहीं आ पाता है, तब भी कई रो आ जाती है, पर वो मान के चलते कि चलो यूनिट नॉर्थ पोल है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आगे मैग्नेटिज्म में डेफिनेशंस हैं वो सब यूनिट नॉर्थ पोल के बेसिस पर है। मतलब सही मायने में यूनिट नॉर्थ पोल मैग्नेटिज्म में स्टैंडर्ड वैल्यू है। भाई हर फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू तो होती ही है ना। मास की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 1 kg। आपसे बोला जाए 20 kg मतलब कितना, तो आप तुरंत इमेजिन कर लेते हैं अच्छा 1 kg का 20 टाइम्स, तो आपको एक अंदाज लग जाता है। लेंथ में आपको मालूम है स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? मीटर, 1 मीटर। आपसे बोला जाए 3 मीटर, तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि 3 मीटर कितना होगा, क्योंकि 1 मीटर आपने देखा है। 1 सेकेंड, टाइम के लिए 1 सेकेंड है ना। और आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा था स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ली गई थी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नेटिज्म में डिसाइड की गई है स्टैंडर्ड वैल्यू यूनिट नॉर्थ पोल, राइट? मतलब बहुत फाइन मैग्नेट। पर फिर भी बच्चों, भले ये इमेजिनरी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, पर डेफिनेशन तो दी जाती है यूनिट नॉर्थ पोल की। तो यूनिट नॉर्थ पोल की डेफिनेशन बहुत इजीली आप दे सकते हैं। F इज इक्वल टू 10⁻⁻7 म्यू आर m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में जरा कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब हम दो मैग्नेट हैं उनको क्लोज रख रहे हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ कैसी है? सेम, इक्वल। और कहाँ रख रहे हैं? एयर में। तो एयर में अपन को मालूम है म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? 1। एयर में रख रहे हैं, कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं? 1 मीटर पर। और फिर उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको मेजर कर रहे हैं अपन। और यदि वो फोर्स आ गया 10⁻⁻7 न्यूटन, इसका मतलब है ये जो पोल हमने रखे हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ डेफिनेटली कितनी है? यूनिट। क्योंकि आप सॉल्व करके देखो, आप इसमें वैल्यू रखोगे तो 10⁻⁻7 10⁻⁻7 म्यू आर 1 m इंटू एम एम स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब m इज इक्वल टू +-1। +1 एक्चुअली में नॉर्थ के लिए यूज करते हैं, माइनस एक्चुअली में साउथ के लिए, पर जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू अपन ने क्या सिलेक्ट करके रखी? यूनिट नॉर्थ पोल। तो यदि 2 पोल्स हैं और यदि उनकी पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, आप इसमें आप जो चीज मैंने ये बताई ना डेफिनेशन, अपन इसके बेसिस पर बोलने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना चाहिए। डेफिनेशन अपन यहां पर लिखेंगे, लेकिन जरा सोच के देखो, इसी में मैं यदि फोर्स का जो फॉर्मूला था इसमें वैल्यू रख देता 10⁻⁻7 म्यू आर की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1,
मतलब यूनिट नॉर्थ पोल रखे मैंने कहाँ पर रखे, एयर में रखे, कितने डिस्टेंस पर रखे, 1 मीटर। तो फिर फोर्स कितना लगेगा इनके बीच में, 10⁻⁻⁷ न्यूटन। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रखे ना, लाइक पोल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो डेफिनेशन वैसी बनेगी, इफ टू इक्वल एंड लाइक पोल्स आर केप्ट इन एयर 1 मीटर अपार्ट and if the repulsive force between them 10⁻⁻⁷ Newton, then each pole is called unit north pole. इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन देते हैं यूनिट नॉर्थ पोल की। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। If two equal and like poles, if two equal and like poles are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 10⁻⁻⁷ Newton, then each pole is called unit north pole। ये आ रहा है, राइट। तो बच्चों मैंने सिंपल आपको बोला कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आप समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड पूरा एरिया रीजन जहां तक ये मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स, उसको अपन बोलते हैं इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट एक सर्टेन डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, वो पूरा एरिया जहां तक मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसको अपन बोलते हैं गिवन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन और एरिया अराउंड द मैग्नेट इन विच its influence or magnetic force experienced by any other magnetic substance is called magnetic field। लेकिन बच्चों कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ कम है, ये हम बताते हैं बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो हमारे को टॉपिक पढ़ना चाहिए वो होना चाहिए था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अपन बच्चों B से डिनोट करते हैं, और यदि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी बतानी है तो उस पॉइंट पर हमको क्या इमेजिन करना पड़ता है, यूनिट नॉर्थ पोल। आप लोग याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसी टर्म आई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तब आपने डेफिनेशन दी थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड वैल्यू यूनिट पॉजिटिव चार्ज थी। एग्जैक्टली वैसी यहां डेफिनेशन बनेगी, वहां भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिनरी था, यहां भी यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिनरी है। तो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी बताना है तो वहां पर क्या रखना पड़ेगा, यूनिट नॉर्थ पोल को, और यूनिट नॉर्थ पोल पर जितना फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे उस गिवन पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू the magnetic force experienced by unit north pole when placed at that point। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया यूनिट नॉर्थ पोल होता नहीं है। तो मान लीजिए कोई मैग्नेट आपके पास रखा हुआ, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m0, राइट, या m0 ना बोलकर चलिए m बोल देते हैं। उसको आपने रखा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी। तो फर्स्ट मैग्नेट जो है वो फोर्स लगा रहा है किस पोल स्ट्रेंथ पर, m पर। m पर कितना फोर्स लगा रहा है, F। यदि यूनिट रखते तो कितना फोर्स लगाता, F/m। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ये फोर्स किस पर है, ये m पोल पर, जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी, स्मॉल है, और ये किस पर फोर्स है, यूनिट नॉर्थ पोल पर। यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको डिनोट करते हैं बाय B। तो B इज इक्वल टू एक्चुअली में जाता है F/m। वैसे बच्चों आपको पता है ये M क्या है, टेस्ट पोल। ये क्या M क्या है, टेस्ट पोल, उसकी पोल स्ट्रेंथ M है। और यदि आप ये फॉर्मूला भी दिया, क्योंकि अपन न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करते करते फॉर्मूले रट जाते हैं। एक बार आपको फॉर्मूला याद है तो उससे भी आप डेफिनेशन बना सकते हो, मैंने 10 बार आपको सिखाया है। कोई भी फॉर्मूला आप सोचो, कोई डेफिनेशन आपको बतानी, मान लीजिए B की डेफिनेशन बतानी है तो B से रिलेटेड आपने फॉर्मूला सोच लिया।
अब इस फॉर्मूले में क्या करो, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को क्या कर दो 1, तो ऑटोमेटिक b किसके इक्वल हो गया, f के। डेफिनेशन बन जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अब ये मैंने जो आपको बताया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, यदि मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, फर्स्ट जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया B इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, इसके बेसिस पर आप डेफिनेशन तो लिख ही लेंगे। फिर मैंने बोला चलो इसका मुझे आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि फोर्स का आपको पता है mLT माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, और पोल स्ट्रेंथ मैंने बताया आपको एम्पियर मीटर, तो A इंटू एल, एल क्या हो गया, कैंसिल, तो B इज इक्वल टू एम L0 T माइनस 2 A माइनस 1, यूनिट आ गई। इसके अलावा बच्चों थर्ड यूनिट इन सीजीएस सिस्टम, तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सीजीएस सिस्टम में बच्चों यूनिट होती है गॉस, और एसआई सिस्टम में होती है देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूमरेटर में फोर्स है न्यूटन और एम डिनोमिनेटर एम्पियर इनटू मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में आगे चल के तुम लोग देखोगे फाई आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा वैसे फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए आता है, ए एरिया होता है और ये मैग्नेटिक, इसकी यूनिट होती है वेबर और इसकी मीटर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, फाई अपॉन ए, उस बेसिस पर वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा बच्चों एक और यूनिट होती है, वो होती है टेस्ला, एक और यूनिट होती है टेस्ला, और टेस्ला, इनमें आपस में रिलेशन होता है फोर्थ, वो रिलेशन होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही अपन बोल सकते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोल सकते हैं 1 टेस्ला। और ये सब इक्वल होते हैं गॉस से, कैसे, 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, या 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं 12th में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो आप याद रखिए यूनिट जो है उसकी ये है, राइट। तो बच्चों ये आपने देखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक और बात है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहने का मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, आपसे यहाँ इंटेंसिटी पूछी जाए तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, यूनिट नॉर्थ पोल को, क्योंकि आपको मालूम यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता है ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल, और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो दोनों फोर्स जो हैं चूंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो तो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट। ठीक है बच्चों, इसके आगे जो है वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।